नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। प्राकृतिक आपदाओं का शोर, नीतियों पर कितना जोर। देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ। चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई और आसपास के गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हो गया है, तो वहीं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे करीब 100 से ज्यादा मजदूर लापता हैं। अब तक 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। त्रासदी की तस्वीरें कुछ ऐसी थीं जिन्होंने 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी की यादों को ताजा कर दिया और उस सवाल को भी जीवंत कर दिया जो इस तरह की आपदाओं के बाद सरकारों और प्रशासन से पूछा जाता है कि हम जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाले खतरे से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। बांध नदी के जल प्रवाह को रोकने का एक अवरोधक होता है। बांध का इस्तेमाल पानी जो है वो पीने के पानी, बिजली बनाने, सिंचाई और कई दूसरे कामों में होता है। लेकिन जब यही बांध अपनी सीमा, अपनी मर्यादा को लांघता है तो विकास को विनाश में बदल देता है। कुछ ऐसा ही हुआ चमोली के रैणी गांव में भी, जहां ग्लेशियर टूटा और तबाही मच गई। चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही हुई है। नंदा देवी नेशनल पार्क के करीब इस ग्लेशियर के फटने की वजह से रैणी गांव के पास ऋषिगंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध भी टूट गया। चमोली त्रासदी में करीब 150 लोग लापता हैं और अब तक करीब 10 शव बरामद हो चुके हैं। ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई। ग्लेशियर टूटने के कारण ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हुआ, वहीं नदी का जल स्तर भी बढ़ गया। राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा ने पिछले कुछ साल में आई प्राकृतिक आपदाओं की कड़वी यादों को एक बार फिर जहन में ताजा कर दिया है। बिहार में हर साल नदियां उफनती हैं, तो साल 2018 में केरल में आई बाढ़ और फिर उसके बाद पैदा हुए सूखे के हालात भी हम देख चुके हैं। 2013 में केदारनाथ में तबाही का जो तांडव हुआ था उसे अब तक भुलाया नहीं जा सका है। लेकिन सवाल एक ही है कि आखिर इन आपदाओं से निपटने के लिए हमारी तैयारी कितनी मजबूत है और ये आपदाएं किस बात का संकेत है। कुछ इसी तरह के सवालों के साथ खबर फास्ट भी आज हाजिर हुआ है। अपने मंच से हमने भी कुछ इसी तरह के सवाल उठाए हैं। तो चमोली में ग्लेशियर फटने से हुई त्रासदी का कारण क्या है? आपदाओं के रूप में क्या प्रकृति दे रही कोई चेतावनी? आपदा का कारण प्राकृतिक या मानव निर्मित? विकास के नाम पर मानवीय दखल बन रहा विनाश की वजह? प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में नीति निर्माण पर कितना जोर? तो ये तमाम सवाल जो आज उठ रहे हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को लेकर अक्सर बात होती है, लेकिन जितना ध्यान इस पर दिया जाना चाहिए शायद उतना नहीं दिया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के कई जो वैज्ञानिक हैं वो भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। तो इस मुद्दे से जुड़ा कोई भी सवाल, कोई सुझाव आपके जहन में है तो आप भी हमसे सीधा संपर्क साध सकते हैं और रख सकते हैं अपनी बात खबर फास्ट के मंच पर, क्योंकि ये मंच आपका है और आपको अपनी बात पहुंचाने की पूरी स्वतंत्रता जो है वो देता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, तो उनका तारुफ हम आपसे करवा देते हैं। एक पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तो ऋषिगंगा जिस जगह धौली गंगा में मिलती है वहां ही व्यापक स्तर पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो ऋणी गांव में प्रमुख तौर पर बन रहा है, इसके जरिए 63,520 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य है और इससे 5 राज्यों में बिजली आपूर्ति जो है वो कही जा रही थी कि वो हो सकेगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है बहुत पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि ये बर्बाद हुआ है और कई जाने भी जाने की आशंका यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। तो आखिर ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये किस बात की ओर संकेत कर रही हैं? इनके आने की वजह क्या है और इन पर कैसे ध्यान देने की जरूरत है? इस पर हम बातचीत करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर MP सिंह जुड़े हैं हमारे साथ, आप आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हैं, और एडवोकेट पांचजन्य बत्रा सिंह हमारे साथ जुड़े हैं जो कि पर्यावरणविद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही।
सबसे पहले मैं जो हमारे साथ पर्यावरणविद हैं बत्रा सिंह जी, उनसे जानना चाहूंगी सर, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं 7 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड में इस तरह की प्राकृतिक आपदा, पहले बादल फटा और इस बार जो है ग्लेशियर टूटा, तो कैसे देख पा रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि तैयारी हमारी उतनी है जितनी होनी चाहिए? जी नहीं, मैं नहीं समझती कि हमारी तैयारी उतनी है जितनी होनी चाहिए। 2013 के बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने उत्तराखंड डिजास्टर पे एक पूरी कई वॉल्यूम्स में रिपोर्ट भी बनाई है। उसमें कुछ मेजर सजेस्टेड भी थे जी, जिनमें ऑल्टरनेट एनर्जी और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जैसे मुद्दे उठाए गए थे जी। तो उनका पालन अभी धीरे धीरे फेज वाइज होगा, उसमें समय लगेगा। इवैक्यूएशन लोगों की और एक सिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी जो है और डिजास्टर रेडीनेस, अभी भी हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। चलिए इस पर और आगे बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, भटिंडा से विनोद जुड़े हैं। स्वागत है आपका विनोद जी, रखें अपनी बात। नमस्कार मैडम, मैं सबसे पहले आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने इतना अच्छा मुद्दा रखा जो आज उत्तराखंड में नुकसान हुआ जी। ये कुदरत से बहुत छेड़छाड़ होती है जी। हम जब कुदरत से छेड़छाड़ करते हैं उसी का ये फल है। और आज हमारे हिंदुस्तान में एक आदमी की कीमत 4 लाख रुपया रह गई है और इसलिए सरकार को चाहिए कि इसमें उनको मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा मदद करें और यहाँ आगे से कोई आपदा ना हो ऐसा कोई प्रबंध करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ डॉक्टर MP सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सर, कैसे आप देख पा रहे हैं इन आपदाओं को और इनके लिए किए जा रहे जो प्रबंध होते हैं उन्हें, क्या उस तरीके से तैयारी करता है प्रशासन? उतनी ज्यादा मुस्तैदी बढ़ती जाती है, सतर्कता रहती है कि आकलन इस बात का लगाया जा सके कि कब क्या हो सकता है, संभावित खतरों को ध्यान में रखा जाता है? पहले तो खबरों फास्ट जो देखने वाले दर्शक हैं उन सभी का स्वागत करते हुए, और आज ये जो न्यूज आप समय पर दे रहे हैं यह बहुत ही जनहित और राष्ट्रहित में है। जो आपने बात कही कि इस प्रकार के जो आपदाएं आती हैं ये नेचुरल जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन हम इसकी प्लानिंग जरूर कर सकते हैं। ये जब ग्लेशियर आते हैं, ग्लेशियर फटते हैं तो सबसे पहले प्रकृति का सबसे बड़ा रोल होता है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे वहां पर लगाए जाए तो इसको कम किया जा सकता है। दूसरा है पहाड़ों के साथ में छेड़छाड़ ना की जाए, उनको ना तोड़ा जाए, कच्चे पहाड़ों को ना तोड़ा जाए या वहां से कोई बड़ा सौंदर्यीकरण ना किया जाए या उन पहाड़ों को वहां से कोई इस प्रकार की सड़कें नहीं निकाली जाए तो इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कहीं पर कोई भी क्योंकि मैनमेड तो ये डिजास्टर नहीं है, ये एनवायरमेंटल कह सकते हैं या प्राकृतिक कह सकते हैं, और जो प्रकृति का प्रकोप है, प्रकृति का प्रकोप तभी होता है जब प्रकृति के साथ में हम छेड़छाड़ करते हैं। इसलिए आम जनमानस को जागरूक होना चाहिए। और आज देश पर जितनी बड़ा एक कहर आया है जो 2013 को दोहरा रहा है, जैसे सुनामी को भी आपने देखा और केदारनाथ को भी देखा, श्रीनगर की घटना को भी देखा, क्योंकि ये पानी जो आता है, पानी जब आता है तो ये किसी की परवाह नहीं करता। इसके लिए मकान, दुकान, बड़े बांध, ये कुछ भी कोई मतलब मायने नहीं रखते हैं। इसलिए सरकार को सबसे पहले इसकी, क्योंकि पहले ऐसे हादसे हो चुके हैं तो उनसे हमें सबक लेना चाहिए जो पिछले इतिहास को ना दोहराए जा सके। उससे यदि हम शपथ लेते हैं और उसकी गाइडलाइन बना करके उस पर हम काम करते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि कई बार हम उन जैसे कि आपने केदारनाथ की जो बात कही थी, लगभग 4,500 लोग उसमें मर गए थे और काफी उसमें जो धन का, बल का, ज्ञान सबका उसमें नुकसान हुआ था। और आज जो ये त्रासदी मची हुई है इसमें कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि नदी के किनारे जितने भी लोग रहते हैं, जो बस्तियां रहती हैं, जब पानी का प्रभाव होगा तो उनके घरों को भी उजाड़ेगा, उसमें रहने वाले जो लोग होंगे उनको भी उजाड़ेगा, उसमें जो पशु जानवर होंगे उनको भी उजाड़ेगा। तो इसकी जो क्षति होगी भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी,
इसके लिए प्लान तैयार करती रहती हैं, अधिकतर इसके लिए सेमिनार भी करती हैं, वहाँ के लोगों को शिक्षण भी देती हैं, प्रशिक्षण भी देती है, गाइडलाइन पर भी करती हैं। और ये डाटा भी पहले भी उन्होंने मांगा था कि कितने यहाँ कंक्रीट के घर हैं, कितने झोपड़पट्टियां हैं, कितने यहाँ पर जो है कच्चे मकान हैं, कितने लकड़ी के हैं, ताकि उनकी प्लानिंग की जा सके। तो आज जब ये हादसा हो रहा है तो वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री भी पहुँच रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब का भी ट्वीट आ रहा है, सभी लोग परेशानी में हैं, सभी लोग उन लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं जो इसमें फंसे हुए हैं या जिनके परिवार उजड़ चुके हैं या जिन परिवारी लोगों का नुकसान हो चुका है। ये बहुत ही असहनीय और मतलब ऐसा दर्द है जो कि बात करते हुए भी इस पर नहीं बनता है। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि वो अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो रिलायबल पर्सन है, जो रिलायबल सोर्स है, उनके मुखारबिन से जैसे डीएम एक्ट होता है, वहाँ पर सबसे पहले हमारा एनडीएमए होता है, फिर नेशनल एनडीआरएफ होता है, फिर एसडीआरएफ होता है, फिर डीडीएमए होता है। तो डीडीएमए की तरफ से वहाँ के जो प्लान बना होता है, उस प्लान के आधार पर बचाव पक्ष में ये टीम तैयार की जाती है कि वहाँ का जो पानी है किधर निकालना है, कैसे निकालना है, कहाँ पर वो जाएगा। उस रास्ते पर जितने जो और डिपार्टमेंट होते हैं, उन सब डिपार्टमेंटों की जिम्मेदारियां होती हैं, और वो मुझे लगता है कि सभी डिपार्टमेंट वहाँ पर पहुँच चुके होंगे। डीएम जो है उनकी निगरानी में वो कार्य चल रहा है, बचाव पक्ष भी हो रहा है और खोजी टीम भी पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ के द्वारा भी उनको पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। जो निकाल आईटीबीपी, बिल्कुल राहत बचाव कार्य तो बिल्कुल वहां पर जारी है। और पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़े हैं बत्रा सिंह जी। बत्रा जी, क्या आप मानती हैं कि ये पूरी तरीके से एक प्राकृतिक आपदा ही है, या आप मानती हैं कहीं ना कहीं इसमें मानवीय दखल जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार रहा है? जैसा अभी बात कर रहे थे डॉक्टर एमपी सिंह के पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ ना की जाए और जो जंगलों का एरिया है उसको उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो, कटाई ना हो, इस पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उत्तराखंड में ये जो त्रासदी आई है, इसमें आप देखती हैं क्या हम इन सभी चीज़ों को मतलब पूरा कर पाने में सक्षम हैं? जी, तो आपदा आना तो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो तो प्राकृतिक आपदा है। उस पर मानव का कितना बस है, कितना नहीं है, ये तो एक अलग इशू है। पर आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी मैनेजमेंट पे हमारा बेटर कंट्रोल है। तो जब हम स्लोप्स को ध्यान में नहीं रखते और नदी के तट पर ही कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, चाहे वो हाउसिंग सेक्टर की हो, चाहे टूरिज्म से रिलेटेड हो, हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल्टरनेट एनर्जी है अवेलेबल, अब सोलर है, विंड है। अगर हम कंस्ट्रक्शन मिनिमाइज करेंगे इन जोन्स में जो फ्लड प्रोन है या डिजास्टर प्रोन है, तो हम ऑटोमेटिकली मैन मेड एसेट्स बचा सकते हैं, जान माल का नुकसान बचा सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि ये मनुष्य की एक्टिविटीज यानी एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं, ये काफी हद तक सच है। इसको मिनिमाइज करने के तरीके हैं, इसमें कोर्ट के कई ऑर्डर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ऑर्डर पास किया कि उत्तराखंड में आगे हाइडल प्रोजेक्ट्स ना बने, तो आगे कार्रवाई रुकी हुई है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो तो फिर रिस्क प्रोन हैं। अभी उत्तराखंड के कोर्ट का भी एक ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, जिसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि 200 मीटर के अंदर, आप नदी के तट से 200 मीटर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन ना करें। पर वो ऑर्डर वायलेट हुआ। तो ये तो अथॉरिटीज को भी थोड़ा सा जागरूक होना होगा। और जैसे इन्होंने पहले बताया एक्सपर्ट ने कि जो नागरिक हैं उत्तराखंड के, उनमें भी जागरूकता जगानी होगी कि स्मॉल टाइम बेनिफिट के लिए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, चाहे वो टूरिज्म का हो, फार्म्स का हो, रिवर बेड माइनिंग हो, इसके लिए हम प्रकृति से खिलवाड़ ना करें। लॉन्ग टर्म उसका नुकसान ज्यादा है। जैसे आपने कहा कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अभी रोक है, लेकिन कुछ अभी जो चल भी रहे हैं। कुछ इसी तरह के जब हम भी यहाँ पर पढ़ रहे थे इस बारे में, तो पता चला कि करीब ऐसे 200 बांध के प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रस्तावित हैं उत्तराखंड के अंदर। विरोध भी होता रहता है, लोग वक्त वक्त पर इसका विरोध भी करते हैं। तो क्या लगता है यहाँ पर कि ज़रूरत से ज़्यादा है, यहाँ पर एक तरीके से उस भौगोलिक क्षेत्र पर बोझ डाल दिया गया है और इस बात से अब सरकार भी पूरी तरीके से अनजान हो गई है, लापरवाह बेपरवाह हो गई है, और जो प्रशासन है उसने भी आंखें मूंद दी हैं कि आगे संभावित इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं? जी, जो लैंडस्केप है उत्तराखंड का वो बहुत फ्रेजाइल है। उसकी कंस्ट्रक्शन स्लोप से भरी हुई है, ग्लेशियर्स का दबाव है,
पहाड़ों की एक स्ट्रक्चर है। पहले फॉरेस्ट कवर हैवी था तो वो भी एक रुकावट का काम करते थे, अब फॉरेस्ट कवर भी इंक्रीजिंगली डिप्लीट हो गया है। तो इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल होता है एनवायरमेंट लॉ में, जिसे हम कहते हैं कि सावधानी से आप चलिए। साइंटिफिक असेसमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, जी। आई एम श्योर इन प्रोजेक्ट से पहले भी हुई होगी, पर डिजास्टर के केस में आपकी वो प्रिकॉशन तो काम नहीं आई। तो प्रिकॉशन ये है कि आप कंस्ट्रक्शन ही मिनिमाइज करिए, ऐसा काम ही ना करें जिसमें रिस्क इतना ज्यादा जान माल का, करोड़ों का नुकसान इनवाइट हो जाए। तो प्रिकॉशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एमपी सिंह जी, आप किस तरीके से देखते हैं कि जो अथॉरिटीज हैं वो कैसे अपनी ड्यूटीज जो हैं इस तरह के मामलों में पूरी करती हैं, और ये जो क्या पहले से कोई अलर्ट नहीं होता है, जैसे मौसम विभाग एक भविष्यवाणी उसकी तरफ से हो जाती है मौसम को लेकर के, क्या इस तरह के खतरों से निपटने के लिए भी काम नहीं हो सकता है? जी देखिए, इस प्रकार में भविष्यवाणी कोई भी नहीं कर सकता है। परमात्मा की जो कृपा है वो परमात्मा ही जानता है। लेकिन ये कहते हैं जब जब होत धर्म की हानि, जब पृथ्वी पर अत्याचार ज्यादा बढ़ जाता है, जब पृथ्वी पर प्रकृति को नहीं मानते हैं, प्रकृति प्रेमी नहीं रहते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तब इस प्रकार की आपदाएं आती हैं। कई बार महामारी आती है, कई बार बाढ़ आती है, कई बार भूकंप होता है। कई न तो भूकंप के बारे में कहा जा सकता है, ना ग्लेशियर के फटने के बारे में कहा जा सकता है, ना बाढ़ के बारे में कहा जा सकता है, और ना ही जैसे कोविड महामारी आई इसके बारे में कहा जा सकता है। ये प्रकृति है। प्रकृति के साथ जब जीव जंतुओं का आचरण छिनता है, उनकी बददुआएं निकलती हैं, तो इस प्रकार की महामारी जन्म लेती हैं। लेकिन हमें पास्ट रिकॉर्ड से सीखना चाहिए, और पास्ट रिकॉर्ड के आधार पर उस क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं उन्हें के रहना चाहिए परमात्मा से कि कभी भी हमारे साथ ऐसा हादसा हो सकता है। हम छोटे लालच में आकर के कहीं पर भी घर बना लेते हैं, कहीं पर भी दुकान बना लेते हैं, कहीं पर भी अपना आसना ले लेते हैं, सस्ते लालच में आ जाते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी को नहीं देखते हैं और कहते हैं कि नहीं हमारे साथ कुछ नहीं होता। और जब इस प्रकार की घटना दुर्घटना हो जाती है, फिर उसमें दोषारोपण हम सरकार को करते हैं। सरकार से पहले भी हमें कुछ जिम्मेदारियां हमारी बनती हैं। हमें परमात्मा ने ज्ञान दिया है, दिमाग दिया है, सूझबूझ दी है, तो क्यों नहीं हम अपनी सूझबूझ का हम ये रखते हैं। दूसरा क्या है, सरकार समय समय पर सरकार बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स को, रिटायर्ड ऑफिसर्स को, IAS IPS को इसमें रखती है, बहुत लर्निड पीपलों को इसमें रखती हैं। वो इस पर विषय पर काम करते हैं, गंभीरता से काम करते हैं। लेकिन ऐसे समय के लिए अनाचक रात को ही मान के चलो कि मैं अपने घर में रह रहा हूँ, ऊपर से बादल फट जाए तो उसमें सरकार का दोष थोड़ा ही है, उसमें तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुझे यदि ये देखना है कि मेरा घर को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो मैं पिलर पे ले सकता हूँ, कंक्रीट का मकान बना सकता हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के आधार पर मैं जो जिस जिले में मैं रह रहा हूँ वहाँ के मैं DM एक्ट के आधार पर परमिशन ले सकता हूँ। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। दूसरा क्या है कि जब ग्लेशियर जो मिट्टी है, पहाड़ों की कच्चे पहाड़ जो होते हैं वही धंसते हैं, पक्के पहाड़ कभी भी नहीं धंसते। और उसमें क्या होता है कि इस प्रकार की जो पानी की जो आपदाएं आती हैं, आपने इसमें भी नुकसान देखा होगा कि जो परिपक्व जो पहाड़ होते हैं या मकान होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता, पानी आता है चला जाता है। लेकिन जो जान माल का खतरा है, जीव जंतुओं का है, वो तो इसमें बढ़ता ही है। और इस प्रकार की आपदा के अंदर जब कोई भी भारतवर्ष पर इस प्रकार का कहर आता है, तो हम सभी नागरिकों की, जागरूक नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि इसमें होने वाला जो दुख है, तकलीफ है, जो नुकसान है, उसकी हम भरपाई करें, उसको हम कम करें और हम उसमें जागरूकता का अपना परिचय दें। अब जैसे भी वहाँ जिला प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर है, जो वहाँ पर कह रहे हैं उनकी बात को माने। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि पुलिस प्रशासन की बातों को नहीं मानते, पुलिस प्रशासन उनको फिर गलत तरीके से लेते हैं, ना वो अपने स्थानों को छोड़ करके जाते हैं और वहाँ पर जो उनका जो धन संग्रह होता है, कोई भी चीज है, उसको अपने साथ लेकर के अपनी जान की परवाह नहीं करते, लेकिन अपने सामान की परवाह करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तो वहाँ के जो निवासी हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि जो पुलिस प्रशासन के जो लॉ एंड ऑर्डर, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके एक्ट के तहत कोई भी अधिकारी वहाँ पर कोई अपील करता है
तो वहाँ के लोगों को उनका साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। और जो हमारी खोजी टीम वहाँ पहुंच चुकी है, सर्च एंड रेस्क्यू की टीम जो पहुंच गई है, उनका जो काम वहाँ चल रहा है, उनको वो जो भीड़ भाड़ है, मॉब नहीं इकट्ठी होनी चाहिए, क्योंकि मॉब में कई बार और सेकंड एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो बैरिकेड किए गए हैं, वहाँ से आगे जो दर्शक वहाँ देखने की कोशिश न करें कि हम देख करके आएंगे, या अनट्रेंड जो लोग हैं उसमें जाए नहीं, क्योंकि ट्रेंड पर्सन को ही वहां पर जाना चाहिए, वही उनकी मदद कर सकते हैं। अधूरा ज्ञान किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देता है, जी, खुद आपकी जान को भी वो खतरे में डाल सकता है। बत्रा सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप देखते हैं कि पिछले कुछ साल में ये जो आपदाओं का क्रम है इसमें तेजी आई है, या पहले भी आप देखते हैं कि इतने अंतराल के बाद जो है इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं जो है वो आती रहती थी? जी नहीं, तेजी तो आ रही है। पहले ऐसा कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन अब जो आ रहा है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है। बिल्कुल, मैं एमपी सिंह जी, मैं वही जानना चाह रही हूँ बत्रा सिंह जी से, ये कितनी हद तक छेड़छाड़ जो है वो मानव जाति की ओर से अब तक हो चुकी है प्रकृति के साथ में, कहाँ जो है नजरअंदाज कर दिया गया है पूरे उन तकाजों को जो प्रकृति की ओर से हैं और उन्हें पूरा किया जाना जरूरी था, लेकिन सिर्फ विकास की होड़ में हम अब विनाश को जो है वो दावत दे बैठे हैं। जी कायनात जी, आपका प्रश्न था कि इसमें तेजी आ गई है जी विनाश में, तो उसका कारण क्लाइमेट चेंज तो है ही। आप देखिए कि ये त्रासदी भी ग्लेशियर टूटने से आई है। जी, तो ग्लेशियर रोहतांग जैसे एरियाज में, मनाली के इर्द गिर्द, तो 15 किलोमीटर के करीब में जीबी पंत इंस्टीट्यूट है हिमालयन साइंसेज की, और उनकी ये फाइंडिंग है कि जो ग्लेशियर है वो कई किलोमीटर पीछे चले गए हैं कुछ दशकों में। तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, टूट रहे हैं, हमें तैयार रहना होगा। अगर टेम्परेचर यूं ही बढ़ता रहा तो साधारण बारिश के कारण, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होती थी पहले आपदा, पर उसकी फ्रीक्वेंसी अब बढ़ गई है, क्योंकि उसमें मानवीय कारण है। आप देखिए, पोल्यूशन उसका एक बहुत बड़ा कारण है जी। जैसे मैं एक उदाहरण दूं रोहतांग पास का, वहां पर व्हीकल्स के जाने पर कितना यातायात, वहां ट्रैफिक था, उसको कोर्ट के थ्रू नियंत्रित किया गया, क्योंकि व्हीकल से छूटने वाला कार्बन सूट जो था, धुआं जो था, उससे बर्फ काली भी पड़ रही थी और पीछे भी जा रही थी। तो ये सभी कारण है, टेम्परेचर का बढ़ना, पोल्यूशन का होना, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सभी इश्यूज हैं जो ग्लेशियर्स को पीछे धकेल रहे हैं, सुखा रहे हैं या तोड़ रहे हैं, जिससे प्राकृतिक आपदाओं की फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी। जी। दूसरा, ये जो परियोजनाएं जो लगाई गई हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जो ऋषिगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये वहीं पर था, और इसी के अंदर वो जो ग्लेशियर का टुकड़ा है वो टूट करके गिरा, जिसके बाद ये बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। तो ऐसे स्थान पर क्या ये भी कह सकते हैं कि ऐसे स्थानों पर भी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं जो खतरे के निशान के अंदर हैं? जी, ये योजनाएं सभी पहले की बनी हुई हैं। जैसा कि मैंने कहा, 2013 में सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के कारण जितने भी रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स थे उन पर काम अभी नहीं चल रहा, तो उसके हमें ऑल्टरनेट ढूंढने होंगे। जो बने हुए हैं उनको सिक्योर करने के मेथड्स तो ढूंढने ही पड़ेंगे या फेज आउट करना पड़ेगा, वो एक्सपर्ट्स का डोमेन है। लेकिन जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो सोलर पावर के रूप में हो सकते हैं, विंड एनर्जी को हम एनकैच कर सकते हैं, और जो सबसे ज्यादा फ्लड प्रोन या ग्लेशियर की लैंडस्लाइड वगैरह प्रोन एरियाज हों उन्हें अवॉइड किया जा सकता है। प्रकृति का दोहन आप कैसे देख पा रहे हैं कि इस तरह के इलाकों में बढ़ गया? हम केरल की बाढ़ की भी बात यहाँ पर कर रहे थे, वहाँ जो बाढ़ की वजह से तबाही आई, उत्तराखंड में जो होता है या तो पहाड़ दरकते हैं, अब जैसे ग्लेशियर का टूटना यहाँ सामने आया है, या फिर जो बादल हैं वो फटते हैं। तो यहाँ अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग हम देख पा रहे हैं कि खतरे हैं, तो इनसे कैसे निपटा जा सकता है? क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है? भविष्य की जो योजनाएं हैं उनको कैसे आगे लेकर बढ़ने की अब जरूरत है? जी, केरल में और उत्तराखंड में दोनों में ही स्लोप मैनेजमेंट पुअर थी। दोनों ही एरिया स्लोप्स पे थे, और एक्सपर्ट्स की रिपीटेड हिदायत के बावजूद कि कंस्ट्रक्शन या ना करें या साइंटिफिक तरीके से करें, ध्यान से करें, और जैसा कि अभी श्री एमपी सिंह ने कहा कि इसमें जागरूकता की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की हर गांव में, हर शहर में जाने की आवश्यकता है कि स्लोपी एरियाज में जो कंस्ट्रक्शन है वो रिस्क प्रोन है, उसे सावधानी से करें, अच्छी क्वालिटी की करें, और स्लोप मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए करें। हर साल जी पानी का जो बहाव है उसकी गति
एकदम अनियंत्रित, वॉल्यूम बहुत ज्यादा, स्पीड बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो खुद में इतना बड़ा फोर्स रहता है कि अच्छी से अच्छी इमारत को बहा ले जाता है। इसमें रिस्क एक ये भी रहता है, कम्युनिकेशन की तारें टूट जाती हैं तो बाधा आती है इवैक्यूएशन में भी। आप ना मोबाइल वर्क करेंगे, ना टावर्स होंगे, पब्लिक बिल्डिंग सारी डिमोलिश हो गई, कैटल आपके बर्बाद हो गए, आपके जो खेत खलिहान है वो बर्बाद हो गए, तो नुकसान हर तरह से मैनीफोल्ड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जी, तो इन जो ये आपदा, ये त्रासदी जो आई है, उसे आप किस तरीके से देख रही हैं? क्या ये एक वार्निंग अलार्म के तौर पर देखा जाना चाहिए? मुझे लगता है कि वार्निंग अलार्म तो इससे पहले से बज रहे हैं। हम किस अलार्म पर जागेंगे, कितनी बार उसे स्नूज करेंगे, कितनी बार उसे डिसमिस करेंगे, ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है हर बार। तो अब प्लानिंग की स्टेज से आगे बढ़कर एग्जीक्यूशन की स्टेज पर काम करना होगा। स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। जी जी, MP सिंह जी, आप क्या कहेंगे? जल्दी से मैं चाहूंगी अंतिम प्रतिक्रिया आप दें इस पर कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? देखिए, ये जो जिस क्षेत्र में रहते हैं लोग, उस क्षेत्र की ज्योग्राफी के बारे में उनको ज्ञान होता है, और वहाँ पर इस प्रकार के, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें, पहाड़ों की बात करें, तो वहाँ पर इस प्रकार के इंसिडेंट एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। तो वहाँ की जो सरकारें हैं, इस आधार पर ही अपना जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है उसी आधार पर जो तैयार करें, और वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको उस प्लान में जोड़ें, उनकी टीम बनाएं, और उनकी टीम बना करके गांव-गांव में जाकर के विजिट करें, कितने घर हैं कंक्रीट के, कितने हैं कच्चे और कितने हैं पक्के, कितने मवेशी हैं, कितने नहीं हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, कितने बच्चे हैं, कितने ये हैं। वो प्लान जब तैयार हो जाएगा और उसके आधार पर हमारे पास डाटाज होंगे। कई बार डाटा की वजह से हम कुछ भी नहीं कह पाते हैं, तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो मैनेजमेंट प्लान होता है, उस प्लान बिल्कुल, अगर डाटा होगा तो उन लोगों तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी जिन्हें तुरंत और राहत की जो है, राहत बचाव कार्य की जरूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। डाटा हमारे पास होगा, और वहाँ पर यदि कोई पानी की बहाव से 10 घर रहते हैं, उसमें 300 आदमी रहते हैं, 250 आदमी रहते हैं, और वो हमारे पास डाटा है, वहाँ का यदि एक आदमी भी हमें मिल जाता है, बिल्कुल, तो टीम को वहाँ पहुँचने में और मदद करने में आसानी जो है वो हो जाएगी। पता नहीं होता ज्योग्राफी का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो प्राकृतिक आपदाओं पर इंसान का कोई जोर नहीं चल सकता, जब ये आती हैं तो भारी तबाही मचाती हैं और अपने पीछे छोड़ जाती हैं तबाही के निशान। लेकिन जिस खतरे से हम आंखें मूंद कर बैठे हैं वो है जलवायु परिवर्तन का खतरा, जो विश्व विकास के नाम पर मानव जाति प्रकृति में घोल रही है। उसके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ये आपदाएं चेतावनी है प्रकृति की ओर से, जिसे अगर नजरअंदाज कर दिया गया तो वर्तमान ही नहीं भविष्य को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।